नमस्कार बच्चों, और आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत अध्याय 3, जिसका नाम है वायु। वायु अध्याय में पिछले वीडियो में हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं कि वायु प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण का सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द आ रहा है आपका प्रदूषण, उसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। प्रदूषण का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर, जो शुद्ध पदार्थ है उसके अंदर किसी अवांछनीय तत्व का शामिल हो जाना। अवांछनीय तत्व अर्थात जो उस पदार्थ की क्वालिटी को क्या कर देता है, घटा देता है या उसको उपयोगी नहीं रखता है। ठीक है, तो किसी अवांछनीय तत्व का किसी पदार्थ के अंदर शामिल हो जाना क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। और वायु प्रदूषण का अर्थ भी यही होगा कि वायु के जो विभिन्न घटक हैं, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वायु के अंदर बहुत सारी गैसें उपस्थित होती हैं, जलवाष्प उपस्थित होती है और कुछ मात्रा में धूल के कण और अन्य पदार्थों के कण भी उपस्थित होते हैं। तो इनके अतिरिक्त अगर वायु के अंदर किसी अन्य प्रकार के पदार्थ के कण सम्मिलित हो जाते हैं या कुछ विषाक्त गैसें सम्मिलित हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। ठीक है, वायु प्रदूषण की मात्रा जो होती है विभिन्न स्थानों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, जैसे कि आप ऊपर दिए गए चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ चित्र में क्या दिया है कि एक स्थान पर पत्ती, एक पौधा है जो घर में लगा हुआ है और उसकी पत्तियों के ऊपर धूल मिट्टी की मात्रा कम है, जबकि दूसरे स्थानों पर पेड़ों के किनारे लगे हुए वृक्ष हैं और वहाँ पर धूल मिट्टी जो है ज़्यादा मात्रा में पत्तियों पर जम रही है, जिसके कारण पत्तियों के स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पत्तियाँ मरती हैं, जिससे पेड़ पौधों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पुस्तक में एक प्रयोग दिया है, वायु प्रदूषण की जांच करना। तो किस प्रकार से हम लोग वायु प्रदूषण की जांच कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए वैसलीन जानते हैं आप कैसा पदार्थ होता है, तेल के समान चिकना पदार्थ होता है। दो कागजों को हम लोग वैसलीन लगाकर उनको जो है एक कागज को किसी सड़क के किनारे रख देंगे और दूसरे कागज को हम लोग अपने घर की खिड़की पर रखेंगे। कुछ समय पश्चात हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो कागज ए है उसमें हम लोग घर की खिड़की पर रख दिए और जो कागज बी है उससे हमने सड़क के किनारे रख दिया। आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि कागज ए पर धूल के कणों की मात्रा कागज बी की अपेक्षा कम है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि घर के आसपास प्रदूषण किसी वाहन के आते जाते रोड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। रोड के किनारे क्या होता है, बहुत सारे वाहन आते जाते रहते हैं तो उनका जो धुआं है उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, और धूल के कण जो है इस कागज के ऊपर ज़्यादा मात्रा में बैठ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि सड़क के किनारे प्रदूषण घर की खिड़की की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रदूषण की जांच भी कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में एक सारणी दी हुई है, इस सारणी में देखिए विभिन्न स्थानों पर ऐसा वैसलीन लगा कागज रखकर आप वहां पर उपस्थित प्रदूषण की मात्रा की जांच कर सकते हैं। जैसे सिगड़ी के पास, सिगड़ी क्या होता है, एक चूल्हा टाइप का होता है जिसके अंदर हम कोयला जलाते हैं। अगर आप वहां पर एक वैसलीन लगा कागज रखेंगे तो आप क्या अवलोकन करेंगे? अवलोकन में आपको लिखना है प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होगी या कम। तो आप बताइए सिगड़ी के किनारे प्रदूषण की मात्रा कैसी होगी? जाहिर है सिगड़ी में जब कार्बनिक पदार्थ जल रहा है तो वहाँ पर कार्बन के कणों की मात्रा भी ज़्यादा होगी, धुआं भी होगा, तो वहाँ पर प्रदूषण कैसा होगा? ज़्यादा प्रदूषण। ठीक है, आप वहाँ लिख सकते हैं वहाँ ज़्यादा प्रदूषण होगा। चौराहे पर भी बहुत सारे वाहन आते जाते हैं जिनके कारण जो कार्बनिक कण हैं और विषाक्त गैसें हैं उनकी मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि चौराहे पर भी प्रदूषण कैसा होगा? ज़्यादा होगा। कारखाने के पास भी प्रदूषण कैसा होगा? ज़्यादा होगा। घर की खिड़की के पास अगर आप कागज रखेंगे तो वहाँ जो प्रदूषण की मात्रा होगी वो ऊपर के 3 स्थानों की अपेक्षा क्या होगी? कम होगी। और अगर आप एक कागज को वैसलीन में भिगोकर और अपने घर की अलमारी पर रखेंगे तो वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा कैसी होगी? बहुत ही कम होगी। तो इस तरीके से हम विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण की मात्रा की जाँच कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसमें आगे के बिंदुओं पर अब हम लोग चर्चा करते हैं, वो है प्रदूषण कैसे कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी प्रदूषण के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है वाहनों का उपयोग। ठीक, अब हमारे दैनिक जीवन में क्या होते जा रहा है, वाहनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और वाहनों को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन को जलाने से विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसें उत्पन्न होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड,
यहाँ देखिए आपके पुस्तक में लिखा हुआ है ना। कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा यानी लेड इत्यादि पदार्थ वहाँ पर वायुमंडल में सम्मिलित हो जाते हैं। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पतियों के प्रभाव के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, इनके कारण जब ये श्वसन के साथ में हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है तो क्या करती है, हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और व्यक्ति को कई प्रकार की सांस की बीमारियां इससे हो सकती हैं। शहरों में वाहनों की संख्या ज़्यादा होने के अलावा अन्य कारण, जैसे वाहन का इंजन कैसा है, अब लोग क्या करते हैं कि पैसे बचाने के लिए अगर वाहन का इंजन खराब है तो उसका भी उपयोग करते रहते हैं, और ऐसे खराब इंजन के कारण जो है लगातार वाहन से ज़्यादा मात्रा में ईंधन की खपत होती है और विषाक्त गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीकी नई है या पुरानी, आप देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6-6 माह में नए प्रकार के वाहन के इंजन का टीवी पर विज्ञापन आता रहता है। तो ऐसा विज्ञापन क्यों आता है? क्योंकि जो नई तकनीकी के इंजन होते हैं उनमें प्रदूषण की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो आपके वाहन हैं उनको समय समय पर सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए और तभी करना चाहिए जब वाहन के उपयोग की आवश्यकता हो। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे घर के थोड़ी दूर में दूध वाले का घर है अगर, है ना, और दूध लेने जाना है तो मोटरसाइकिल लेके चले जाएंगे दूध लेने के लिए, जबकि हम पैदल भी जा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो हमारे पैदल चलने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दूसरे वहाँ पर कार्बनिक ईंधन नहीं जलेगा तो प्रदूषण की मात्रा भी कम होगी। तो इस तरीके से हम प्रदूषण की मात्रा को घटा सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा बिंदु है यहाँ पर वायु प्रदूषण का उद्योग। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे उद्योग होते हैं, जैसे स्टील उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, उर्वरक यानी कि खाद जो खेतों में डालते हैं उसको बनाने का उद्योग हो गया आदि। औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर होता है। ठोस कण यानी कार्बनिक कण हो गए, सीसा यानी लेड के कण हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हमारे फेफड़ों के अंदर चले जाते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त ये वनस्पतियों और इमारतों की बाह्य परत पर भी बैठ जाते हैं और कई बार जो है वर्षा के जल के साथ में घुल के ये अम्लों का निर्माण कर लेते हैं। आगे चल के हम इसी पाठ में अम्लीय वर्षा पढ़ने वाले हैं। तो जो उद्योगों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थ होते हैं वो अम्लों का निर्माण भी कर देते हैं, जिससे इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। अब इमारतों को नुकसान पहुंचने से इमारत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और जल्दी जो है नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इमारत क्या है, एक महंगा जो है संसाधन है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाला। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हमारी कुछ हिस्टोरिकल इमारतें भी हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल इमारत में है आगरा का ताजमहल। आपने सुना होगा कि आगरे के ताजमहल में चारों तरफ क्या होते जा रहा है, उसका जो पत्थर है वो वाइट से धीरे धीरे येलो होते जा रहा है। आगरा का ताजमहल किससे बना है, वाइट कलर के संगमरमर से बना है, लेकिन उसका कलर येलो होते जा रहा है। उसका कारण है वहाँ जो आगरे के आसपास का क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे उद्योगों में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का इतना ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है कि वहाँ पर अम्लीय वर्षा की मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रही है और इस अम्लीय वर्षा के कारण जो है जो संगमरमर का पत्थर है उसका वहाँ पर क्षरण हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी क्या हो गई है, बढ़ गई है। इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, जिसमें कोयले के बढ़ते हुए इस्तेमाल से वायु प्रदूषण में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब वायु प्रदूषण जैसे स्टील उद्योग है, स्टील का निर्माण किससे होगा, लोहे से होगा, और लोहे को कैसे प्राप्त करेंगे, जो लोहे का खनिज होता है जो खनन करके भूमि से निकालते हैं। ठीक है, तो उस खनिज को गलाने के लिए भारी मात्रा में ताप की आवश्यकता होती है और उस ताप के लिए क्या करते हैं, लोहे को गलाने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब भारी मात्रा में कोयला जलता है तो बहुत सारी हानिकारक गैसें उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इन संस्थानों में बहुत मात्रा में राख भी निकलती है। बहुत सारा कोयला जलेगा तो राख भी बहुत सारी मात्रा में निकलेगी, जो भूमि के काफ़ी बड़े हिस्से को ढक लेती है। इससे क्या होता है, जब भूमि के बड़े से हिस्से को ढक लेगी तो वह भूमि कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और साथ ही राख क्या होगी, आसपास के वातावरण में सम्मिलित हो जाएगी वायुमंडल के अंदर और श्वसन में भी वह जाएगी। तो इस तरीके से जो है वायु प्रदूषण उद्योगों के माध्यम से फैलता है। वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय। ठीक, तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए
हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला है औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकले। अब इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो जो चिमनी होती है औद्योगिक संस्थानों में भट्टियाँ होगी, भट्टियों के अंदर ही कोयले को जलाया जाएगा, तो उन भट्टियों की जो चिमनी होती है उसको इतना ज़्यादा ऊंचा बनाया जाना चाहिए जिससे कि जिस वायुमंडल के स्तर पर हम लोग श्वसन करते हैं उस स्तर से ऊपर में क्या कहते हैं हानिकारक गैसें जाए, और जो हमारे श्वसन के लिए वायुमंडल का स्तर है वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा कम हो। और क्या किया जाना चाहिए, इन चिमनियों में एयर फिल्टर लगाया जाना चाहिए। एयर फिल्टर का कार्य होता है कि वायु के अंदर जो हानिकारक गैसें होती हैं उनको जो है जो प्रदूषक पदार्थ है उनको जो है अलग कर दे। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं, ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कैसे ऊर्जा के स्रोत हैं, यह ऐसे स्रोत हैं जिनसे कभी भी किसी हानिकारक पदार्थ का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, उत्सर्जन होना यानी इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनेगी, ना इससे अम्लीय वर्षा होने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए जो प्रदूषणकारी उपायों को जो है कम कर सके। ठीक है, तीसरा बिंदु है वायु प्रदूषण के लिए वाहनों की नियमित जांच करानी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो इंजन होते हैं उन इंजनों को, खराब इंजनों को प्रयोग नहीं करना चाहिए और समय समय पर उनको ठीक कराने के लिए उनकी नियमित जांच कराते रहना चाहिए। चौथा बिंदु है सूखे पत्तों, चौथा बिंदु है सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियों, कांच एवं कचरे में को खुले में न जलाना तथा उनके सुरक्षित निपटान का तरीका। अब देखो, सूखे पत्ते, पेड़ों की टहनियाँ, कांच एवं कचरे, ये सब जो है कैसे प्रदूषक पदार्थ, चलो आप लोग बता सकते हो क्या, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि जैव निम्नीकृत हैं। जैव निम्नीकृत का अर्थ होता है कि ये सड़ गल सकते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या बनाई जा सकती है, जैविक खाद बनाई जा सकती है। यही उनके निपटान का उचित तरीका है। हम क्या करते हैं, कहीं पेड़ के, हमारे आंगन में अगर कोई पेड़ लगा है उससे रोज बहुत सारा पत्ता झड़ता है तो उसको इकट्ठा करते हैं और जला देते हैं। उसके अतिरिक्त हम क्या कर सकते हैं, एक मीटर लंबाई चौड़ाई का गड्ढा खोदकर और उसके अंदर रोज उस पत्ती को अगर डालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, जैविक खाद बन जाएगी और उसका प्रयोग जो है हम अपने बगीचे के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो जैविक कचरा है, जैव निम्नीकृत कचरा है ना, यानी कि सड़ने गलने वाला कचरा, उसका उचित निपटान करके उसको बिना जलाए जो है हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पांचवा है अधिक वृक्ष उगाना। वृक्ष क्या है, प्रकृति के फेफड़े हैं। प्रकृति के फेफड़े अर्थात जिस तरीके से हमारे फेफड़े क्या करते हैं, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं। ठीक है, हमारे रक्त को शुद्ध करते हैं, वैसे ही वृक्ष क्या करते हैं, प्रकृति में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड और हानिकारक गैसें हैं उनसे हमारी प्रकृति को शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे आसपास के वृक्षों की देखभाल करना। तो वृक्षों का क्या करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। छठवां बिंदु है फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना। अभी आपको पहले ही बता दिया है ना, उसको छोड़ देते हैं। सातवां है वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना, मतलब जैसे वाहन वगैरह का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। आठवां है धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। धूम्रपान भी वायु प्रदूषण का कारण हो सकता है। जैसे आप लोग कभी किसी सामूहिक वाहन, जैसे कि आपका रेल हो गया, बस हो गया, इसके अंदर आप लोग सफ़र करते हो तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग सिगरेट निकाले, पीना शुरू कर दिए। अब वहाँ पे एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत है और 4 लोगों को पीने की आदत नहीं है, फिर भी उनको क्या करना पड़ रहा है, उस सिगरेट के धुएं को बर्दाश्त करना पड़ा है। तो धूम्रपान क्या करता है कि आसपास के माहौल में वायु प्रदूषक पदार्थों को सम्मिलित करता है। इत्र, दुर्गंध स्प्रे, प्रसाधन सामग्री आदि का उपयोग सीमित करना। ठीक है, तो ऐसी प्रसाधन सामग्रियां जो कि वायु प्रदूषण का कारण होती है उनके उपयोग को हमको कम करना चाहिए। 10वां बिंदु है पेट्रोल डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो हमारे वाहन है, उपयोगी वाहन है, उनका उपयोग जो है हमको आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए और सिर्फ शौक के लिए वाहन को चलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, यानी पेट्रोल डीजल का उपयोग बढ़ता है। ठीक है, इसमें अगला बिंदु है धूम कोहरा। धूम कोहरा किसे कहते हैं, जब सर्दियों के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें फैक्ट्री उद्योगों से निकलने वाले जो हानिकारक पदार्थ और गैसें होती हैं
वो कोहरे के साथ सम्मिलित हो जाती हैं, जिससे कोहरा कैसा हो जाता है, ज़्यादा घना हो जाता है और ये जो है श्वसन तंत्र के लिए हानिकारक होता है। इसी को हम धूम कोहरा कहते हैं। ठीक है, जैसा ऊपर दिए गए चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि धूम कोहरे में बहुत सारी गैसें हैं और दिल्ली वगैरह जो ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर देखोगे आप लोग तो सवेरे जो है 8-9 बजे तक लोगों को विजिबिलिटी यानी सामने का जो दृश्य है वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता है। उसका कारण क्या होता है, धूम कोहरा ही उसका प्रमुख कारण होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कौन सा तरीका निकाला था धूम कोहरे को यानी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, ऑड इवन नंबर का, है ना, सम और विषम संख्या। ठीक, तो उसमें क्या करते थे कि एक दिन जो है सम संख्या वाले वाहन जिनका जो है नंबर प्लेट सम संख्या वाली है उनको एक दिन चलाएंगे, एक दिन ऐसे वाहन चलाएंगे जो विषम संख्या वाले हैं। तो ये सब किसको नियंत्रित करने के लिए था, इस धूम कोहरे को नियंत्रित करने के लिए था। धूम कोहरे की सबसे बड़ी हानि ये है कि इसके कारण जो है जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सामने का दिखता नहीं व्यक्ति को, तो कोई बड़ा वाहन आ रहा है और अगर कोई दो वाहन एकदम रफ्तार से आ रहे हैं तो उनमें क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है और इसके कारण जो है जनधन की हानि होती है। तो धूम कोहरे के बारे में आपकी पुस्तक में क्या लिखा है, हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसों, वनों की आग से उठा धुआं आदि प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। तो प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है, जैसे ज्वालामुखी फटेगा तो वहाँ से जो गैसें निकलेंगी, वनों में आग अगर लग जाए तो वहाँ से जो गैसें निकल रही हैं और धुआं आदि वायुमंडल में जो उपस्थित है वो प्राकृतिक है। लेकिन फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, कौन कौन सी चीज़ें, फैक्ट्रियाँ, विद्युत संयंत्र में से धुआं क्यों निकलेगा, क्योंकि आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ताप विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र। ठीक है, तो तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, कोयले को जलाकर विद्युत का निर्माण करते हैं। कैसे विद्युत का निर्माण करेंगे, कोयले को जला के। तो कोयले को जलाने से क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो वायु प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, है ना। उसी तरीके से स्वचालित वाहन, ठीक है, जिसमें क्या जलेगा, पेट्रोल और डीजल, निर्वातक, लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलाप के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या से वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा तेजी से बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में, अब मैंने बताया ना, सर्दियों के दिनों में वायुमंडल में किस चीज़ की मात्रा अधिक होती है, जल वाष्प की, जिसके कारण सुबह के समय में हमें धुंध दिखती है। लेकिन जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर ये धुंध किस रूप में पाई जाती है, धूम कोहरे के रूप में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, जिसे हम धूम कोहरा कहते हैं। तो इसे आप धूम कोहरे की परिभाषा में लिख सकते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग होते हैं, जैसे दमा, खांसी आदि। ठीक है, और ये धूम कोहरा और कैसे हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इसके कारण जो है सामने की दृश्य हमें अच्छी तरीके से नजर नहीं आते हैं और वाहनों में जो है एक्सीडेंट होने का, दुर्घटना होने का खतरा बढ़ जाता है। पत्र पत्रिकाओं में धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन कर कक्षा में साथियों के साथ चर्चा करें। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी पलारी के बारे में अगर सुना होगा, ठीक है, पलारी कहाँ जलाते हैं, जो पंजाब साइड में गेहूं की फसल लगती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं उगने के बाद जो गेहूं का डंठल होता है उसे खेत में ही छोड़ देते हैं और उन लोग उसमें आग लगा देते हैं, जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा धुआं उत्पन्न होता है। इतना धुआं उत्पन्न होता है कि वो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र से और दिल्ली तक पहुंच जाता है और वहाँ के क्षेत्रों में जो है धूम कोहरे का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से धूम कोहरा क्या है, एक बड़े क्षेत्र में भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए। अगला बिंदु है पौधा घर प्रभाव और ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हम अपने अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।